Today we are starting chapter 3 that is current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है जब भी चार्ज किसी वायर से फ्लो होता है। जैसे अभी तक हमने 2 चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरू में इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टैटिक चार्ज था मतलब चार्ज रेस्ट पे था। अब जो चार्ज होगा वो रेस्ट पे ना होके मूव कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। जब चार्ज फ्लो करता है टाइम के साथ, जैसे वायर है, किसी वायर में अगर कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, हम इसको लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो होता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ किसी चीज़ का बदलना। कोई चीज़ अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो अगर सिंबल की बात करें तो करंट का सिंबल होता है आई और फॉर्मूला होता है आई इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ, मतलब टाइम के साथ चार्ज का फ्लो होना, यानी कि आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट चार्ज की होती है एम्पियर, ऐसा यूनिट है एम्पियर। लेकिन 1 एम्पियर को डिफाइन करना पड़े तो ये क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलाम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं COULOMB कोलाम, एंड टाइम की होती है सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कोलाम पर सेकेंड। यानी कि हमें 1 एम्पियर की अगर बोर्ड में डेफिनेशन आती है, देन वी कैन से व्हेन 1 कोलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड दैट करंट इज़ नोन एज 1 एम्पियर। क्वांटिटी की बात करें तो वैसे तो हम करंट की डायरेक्शन लेके चलते हैं और मैग्नीट्यूड भी होता है, और ऐसी क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन भी हो एज वेल एज उनका मैग्नीट्यूड भी हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, जो हमारा करंट है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है। इसके साथ साथ इसको वैसे अगर हायर क्लासेस में देखें तो टेंसर क्वांटिटी माना जाता है। अभी आपके में है नहीं, लेकिन अगर आपके में ऑप्शन आता है तो आप टेंसर क्वांटिटी मार्क कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इतना हमने 10th में पढ़ा है, वही हमने रिवाइज करा है। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस करंट होता है किसी एक टाइम पे, जैसे मैंने कहा 2 सेकंड पे कहाँ था, 2 मिली सेकेंड पे कहाँ था, कितना था करंट, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए जैसे कोई वायर है हमारे पास और इस वायर से फ्लो हो रहा है करंट, इस वायर में इस पोजीशन पे पूछूं इस टाइम पर कितना करंट था, तो इतने टाइम पर, इतने से टाइम पर, इस पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, ये छोटा सा टाइम होगा dt और इस पर छोटा सा चार्ज होगा dq। तो यानी कि हम इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन कर सकते हैं dq अपॉन dt। सो इंस्टेंटेनियस करंट विल बी dq अपॉन dt। ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, करंट हमेशा, जैसे हमारे पास बैटरी या सेल होता है, जैसे ये सेल है, सेल का जो बड़ी सी लाइन बनती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी लाइन बनती है इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ये सेल है हमारा। तो सेल से पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा करंट जाता है, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, अगर हम बात करें कौन सा डिवाइस मेज़र करता है करंट को, दैट इज़ एमीटर। एमीटर इज़ द डिवाइस विच मेजर्स द करंट। तो इतनी चीज़ें, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है कि हमारा करंट के बारे में ये चीज़ें पहले भी हमने पढ़ रखी हैं। अब हम देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिहेव कैसे करता है। तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर 2 चीज़ों में देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम पहले के चैप्टर पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्योंकि बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, तो देखिए जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो थर्मल मोशन होता है। थर्मल मोशन मीन्स टू से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है, जब उसमें बैटरी नहीं लगी तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर रहा है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। अगर मेटल और कंडक्टर की बात करें तो मेटल और कंडक्टर में ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो भी मूव कराते हैं, वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब करंट भी अगर फ्लो भी होता है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि मेटल और कंडक्टर दोनों में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन का मूव करने के लिए। ठीक है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे वायर है, वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं।
अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 कोई उधर जा रहा है। अब ये इधर उधर मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं? तो कारण ये है कि जैसे मेटल है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं कि इधर उधर मूव कराए। तो इसमें क्या है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर थर्मल मोशन, बाहर से हीट मिल रही है, अंदर का जो टेम्परेचर था लोअर था, बाहर हायर था, हायर से लोअर हुआ, तो अब अंदर गर्म हुए। जैसे अगर आपको गर्म तवे में बैठा दिया जाए तो आप मोशन करेंगे, बहुत तेज़ उछलने लग जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करना लग, रैंडम मोशन करने लग जाता है इधर उधर। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन करता है, ये जैसे इधर गया तो पॉजिटिव आयन से टकरा जाएगा, कभी अपने कर्नल से टकरा जाएगा, तो कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं इसके अंदर, किसी न किसी से टकराता है, बार बार टकराता है। और ये जो कंटिन्यूस रैंडम मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन ने, जैसे मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसका रिस्पॉन्सिबल है इसके कंटिन्यूस रैंडम मोशन में। तो कैसा मोशन कर रहा है? कंटिन्यूस रैंडम मोशन, रैंडमली कहीं को भी मूव करता रहता है। अब कंटिन्यूस रैंडम मोशन में किसके कारण हो रहा है? थर्मल एनर्जी, क्योंकि हीट है यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, थर्मल एनर्जी के कारण रैंडम मोशन कर रहा है। अब थर्मल एनर्जी के कारण जब ये रैंडम मोशन करता है तो ये बार बार कोलाइड करता है दूसरे एटम से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या करेगा? कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, यानी कि टकराएगा। किससे? हैवी पार्टिकल से। हैवी हो गए, फिक्स्ड पार्टिकल हो गए, इसमें पॉजिटिव आयंस भी तो होंगे, तो पॉजिटिव आयन से जाके टकरा जाएगा। और क्या करेगा? इसके अंदर पॉजिटिव आयंस और हैवी एटम्स जितने होंगे उन सब से टकराएगा। अब जब ये टकराएगा तो ये जाता तो बहुत तेज़ है, इसकी एनर्जी जैसे ही ये कि गर्मी मिली, ये बहुत तेज़ जाता है, लेकिन टकराने की वजह से इसकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। इसकी स्पीड जो रहेगी वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा नहीं होके कांस्टेंट रहेगी। और ये कांस्टेंट होने के कारण ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी का सम कितना होता है? 0 होता है। यानी कि अगर हम कहें ईच कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, किसी स्पीड के साथ आएगा ये। और ये वो जो स्पीड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन तो बार बार चेंज होती रहेगी, रैंडम डायरेक्शन होगी, लेकिन स्पीड जो होगी कांस्टेंट होगी। रैंडम डायरेक्शन बट स्पीड, मतलब बहुत कम स्पीड होगी इसकी। अगर मान लो डायरेक्शन इसकी रैंडम है, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो n इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टर्स की है, जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी थर्मल एनर्जी के कारण थर्मल वेलोसिटी होगी। तो थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी अगर वो चीज़ देखी जाए कि इसमें थर्मल वेलोसिटी कितनी है, तो थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे इसकी। थर्मल वेलोसिटी इसकी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी है U1, U2, U3 डैश 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 प्लस UN, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए थर्मल वेलोसिटी, तो वो आती है 0। कितनी आती है? 0। और 0 होने के कारण इसमें करंट भी कितना होता है? 0, क्योंकि जब वेलोसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, तो क्या होगा? करंट भी 0 होगा। इसीलिए हमने देखा था किसी भी मेटल्स में या कंडक्टर में, पहले चैप्टर में, इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे तो अब 0 नहीं होगा, क्योंकि अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा। अब कॉन्सेप्ट आता है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तब क्या होगा। देखो अभी भी थर्मल एनर्जी तो होगी, थर्मल एनर्जी के कारण ये जो है रैंडम मोशन कर रहा होगा, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सारा का सारा पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमने पढ़ा है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो फोर्स कितना होता है? F=QE, यानी कि इसमें कितना चार्ज होगा? QE चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन को जब आप क्या करोगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी कि इधर पॉजिटिव होगा बैटरी का, तो बैटरी के इस सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बहुत तेज़ से भागेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ होगा, लेकिन वो अपनी थर्मल एनर्जी नहीं छोड़ेगा, अभी भी वो ऐसा रैंडम मोशन कर ही रहा होगा, लेकिन वो इधर उधर जाके भी थोड़ा थोड़ा इधर को आता रहेगा। तो उसमें जो फोर्स लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अब फोर्स लग रहा होगा इधर को, और फोर्स कितना होगा? QE। तो किस पे लग रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो -E इलेक्ट्रॉन हो गया और
ई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इतना क्या लग रहा है उस पर, फोर्स लग रहा है। अब जब फोर्स लग रहा है तो बहुत तेज़ी से जा रहा होगा इस तरफ, अगर इस तरफ जा रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन भी होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, अगर कोई किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस ई अपॉन एम। तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को देखा जाए तो हमारी एक्सेलरेशन इतनी होगी किसकी, किसी इलेक्ट्रॉन की जो वायर के अंदर है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रिक जब मूव कर रहा है तो वह अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयन की तरफ। और अब इलेक्ट्रॉन इधर को तो मूव करना चाह रहा है लेकिन रैंडम मोशन भी चल रहा है अभी उसका, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेशन देखें तो हमने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है जिसने क्या करा, कोलिजन करा। अब देखो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो ऐसे ऐसे जाएगा ही ना। अब वो किसी से टकराएगा, किसी से टकराएगा, किसी से टकराएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक कोलिजन जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन से टकराया मान लो, तो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होता है यहाँ से यहाँ जाने पर पहले कोलिजन में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाउ। और टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि इसका मतलब ये है द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स मतलब टकराना। तो यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ पहले किसी से टकराया होगा, फिर वो आगे को बढ़ने की कोशिश करा, यहाँ पॉजिटिव आयन से टकरा गया, पॉजिटिव आयन से टकराने के बाद फिर किसी से टकराया होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं और उसको हम डिनोट करते हैं टॉ से। यानी कि ये टॉर्क होगा, टॉ होगा सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी होगी कोलिजन की वजह से, वो थर्मल वेलोसिटी की वजह से होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले तो शांत था लेकिन जैसे ही थर्मल वेलोसिटी मिली, क्योंकि टेम्परेचर बाहर होगा, टेम्परेचर की वजह से रैंडम मोशन कर रहा होगा, और रैंडम मोशन की वजह से थर्मल एनर्जी की वजह से एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। यानी कि इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी थर्मल की वजह से होगी, और अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो एक वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई होगी इसमें, फाइनल वेलोसिटी। ऐसे ही हर इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे मूव कर रहा होगा, u1 वेलोसिटी से यहाँ आया, v1 वेलोसिटी हुई, और जो टाइम लिया टाउ लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर गया, यहाँ पे होगी u2 वेलोसिटी, यहाँ पे होगी v2 वेलोसिटी, और यहाँ पे जो टाइम लिया टाउ2 लिया। तो इस तरीके से घूमते जा रहा होगा, ठीक है।